नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ और सी टेट, यूपी टेट और एस टेट की विषय वस्तु पर चर्चा कर रहे थे और इन विषय वस्तुओं में हम लोग इसके महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण अभिक्षमता पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने शिक्षण अभिक्षमता से परिचय प्राप्त कर लिया था, यानी शिक्षण अभिक्षमता है क्या और शिक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई या शिक्षण कौन कौन सा कार्य करता था। इन सारी बातों पर इसके पिछले वाले वीडियो में चर्चा कर ली गई है और इसमें जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ा पिछला वाला वीडियो जरूर देखें। पिछला वाला वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है, चाहे वो आप नेट की परीक्षा देना चाहते हो या सीटेट की परीक्षा देना चाहते हो या यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट या यूपी टेट या किसी भी टेट की परीक्षा आप दे रहे हो तो आपके लिए पहला वाला वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ तक ध्यान रहे, आप बीएड कर रहे हो या बीएलएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, उन सब के विषय वस्तु में भी इसके प्रीवियस वाली जो वीडियो है वो बहुत लाभदायक होगी। हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं इसके आगे वाले टॉपिक पे। हम लोगों ने शिक्षण के प्रकार पर वहाँ चर्चा कर ली थी पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं, शिक्षण की अवस्थाएं भी हो गई थी। शिक्षण की अवस्थाओं के साथ साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं, अवस्थाओं का ही पार्ट है शिक्षण व्यूह रचना। शिक्षण व्यूह रचना, शिक्षण व्यूह रचना, व्यूह रचना क्या होती है? व्यूह रचना जो शब्द है, इस व्यूह रचना की जो शुरुआत होती है ये कहाँ से होती है? युद्ध के क्षेत्रों से की जाती है। यानी जब युद्ध के क्षेत्र में कोई योद्धा युद्ध में विजय प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो अपनी व्यूह रचना बहुत अच्छा बनाता है। जितनी बेहतर उसकी व्यूह रचना होगी, युद्ध पे विजय उसको उतनी बेहतर तरीके से प्राप्त होगी। ऐसे बिल्कुल सेम होती है शिक्षण। शिक्षण जब तभी होगी जब समस्या होगी, यानी समस्या के आने पर ही हम लोग शिक्षण करते हैं और समस्या जब हमें मिलती है तो इस समस्या के समाधान के लिए हम क्या करते हैं? उद्देश्य बनाते हैं। यानी जो शिक्षण समस्या होती है, ये समस्या होती है, पहले से प्रॉब्लम होती है। हर किसी क्षेत्र में जब आप शिक्षण करते हैं या शोध करने जाते हैं तो आपको समस्या मिलती है और इसी समस्या के समाधान के लिए आप लोग उद्देश्य बनाते हैं और उद्देश्य बनाने के बाद आप शिक्षण करते हैं। यानी शिक्षण करते हैं और शिक्षण प्रक्रिया के अंतिम सोपान में आप उसका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में ये किया जाता है कि जो पूर्व में उद्देश्य आप बनाए थे, इन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हो पाई है, किस स्तर तक हो पाई है, अगर नहीं हो पाई है तो क्यों नहीं हो पाई है, इसके लिए आप यहाँ मूल्यांकन में पता कर लेते हैं। तो यही होती है शिक्षण व्यूह रचना। यानी आप अब हो गए हैं शिक्षक और शिक्षक हो गए हैं तो कक्षा में जाएंगे। किसी भी कक्षा में जब आप जाएंगे तो क्या करना होगा कि आपकी कक्षा प्रभावशाली हो। शिक्षक हमेशा यही सोचता है कि हमारी जो कक्षा है वो सबसे बेहतर हो, बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई की जाए, तो वो व्यूह रचना का निर्माण करता है, यानी व्यूह रचना करता है। व्यूह रचना में शिक्षक पूर्व में, कक्षा में जाने से पूर्व यानी क्लास में जाने से पहले शिक्षक जिन जिन बातों का ध्यान रखता है वही व्यूह रचना होती है। पहले से स्ट्रेटजी बनाना होता है कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां आप यूज करने वाले हैं। शिक्षण विधियों का ज्ञान इसमें हो, आप पहले से निर्धारित कर लेते हैं कि इस विषय वस्तु को पढ़ाना है तो कौन सी शिक्षण विधियां लगेंगी। और दूसरा, इसी में किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं? शिक्षण कर रहे हैं। तो जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप शिक्षण कर रहे हैं, जो विषय वस्तु पढ़ाना चाहते हैं, उनके उद्देश्य आप व्यूह रचना में निर्धारित कर लेते हैं, योजना बनाते हैं। एक प्रकार से समझ लीजिए, जो शिक्षण की पूर्व अवस्था में आपने पढ़ा था योजना बनाना, प्लानिंग करना, तो वो प्लानिंग आप करते हैं व्यूह रचना के द्वारा। यानी इसमें शिक्षण विधि, उद्देश्य और क्या बोलते हैं शिक्षण प्रविधियों का यूज किया जाता है। यानी प्रविधियों के माध्यम से भी आप ये क्लियर कर लेते हैं कि कौन सा, और शिक्षण सूत्र का यूज किया जाता है। शिक्षण सूत्र में जैसे आपने सुना होगा, आगमन से निगमन एक आया था पिछले बार यूपी टेट में, तो वो शिक्षण विधि है। वहाँ एक ये क्वेश्चन गलत था। तो आगमन निगमन जो था वो शिक्षण विधि है और शिक्षण सूत्र जो है जैसे सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर,
सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये सब शिक्षण सूत्र हैं। तो विधियों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण प्रविधियों का, शिक्षण सूत्रों का निर्धारण आप कर लेते हैं व्यूह रचना के द्वारा कि हमें इन इन विधियों का प्रयोग करना है, इन इन शिक्षण सूत्रों का यूज करना है, जिनके माध्यम से आप क्या करेंगे, अपनी कक्षा को प्रभावशाली बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी शिक्षक अपनी कक्षा को प्रभावशाली बनाएगा इन्हीं के माध्यम से। तो व्यूह रचना होगी। व्यूह रचना के बाद आप देखते हैं कि इसमें शिक्षण युक्तियां होती हैं, यानी शिक्षण की कुछ युक्तियां होती हैं। युक्तियां क्या होती हैं, यानी शिक्षण युक्तियां जो होती हैं, ये शिक्षण युक्तियां आपकी भाव भंगिमाएं होती हैं। मुख मुद्राओं के माध्यम से जब शिक्षक अपनी मुख मुद्राओं, भाव भंगिमाओं के माध्यम से छात्रों को नजर या देखने के तरीके के माध्यम से मुख मुद्राओं में जो भी बातें सिखाना चाहता है, जो इंडिकेशन करता है, वो शिक्षण युक्तियां कहलाती हैं। शिक्षण युक्तियां और शिक्षण प्रविधियां क्या होती हैं, इसमें किसी भी विषय वस्तु, प्रविधियों पर हम लोग बात करते हैं। प्रविधियां जो होती हैं, ये हर विषय वस्तु के लिए अलग अलग शिक्षण प्रविधियों का यूज किया जाता है। यानी जितने प्रकार के विषय वस्तु होंगे उतने प्रकार की शिक्षण की प्रविधियां होंगी। तो व्यूह रचना के अंतर्गत ही ये सारी शिक्षण युक्तियां, शिक्षण प्रविधियां या शिक्षण सूत्र का यूज किया जाता है। शिक्षण विधि का यूज किया जाता है। यानी शिक्षण विधि पे अगर हम लोग बात करें कि शिक्षण विधि क्या है, तो एक लंबा टॉपिक है। यानी शिक्षण विधि में आपको ढेर सारी विधियां पढ़ने को मिलेंगी। अब ध्यान रखें कि व्यूह रचना के ही ये सारे पार्ट हैं। शिक्षण व्यूह रचना के ही शिक्षण युक्ति, यानी युक्ति में आप ध्यान रखिए भाव भंगिमाएं। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कोई किसी भी टॉपिक को, जैसे वीर रस की कविता आपको पढ़ाना है, तो वीर रस की कविता को पढ़ाने के लिए शिक्षक क्या होता है, स्वयं जोश में होता है। अगर स्वयं जोश में है तो उसके भाव भंगिमाओं के माध्यम से ही पता चल जाता है कि जो शिक्षक पढ़ाना चाहता है उसका टॉपिक क्या है। यानी अगर आपको हास्य रस की चीजों में, अगर आपको करुण रस की चीजें पढ़ाई जाए, करुण रस का भाव प्रकट किया जाए, तो वो थोड़ा सा कम समझ में आएगा। लेकिन अगर करुण रस को पढ़ाया जा रहा हो और करुण रस में ही उसकी भाव भंगिमाएं भी यूज की जाएं, तो क्या होगी, टीचिंग आपकी इफेक्टिव हो जाएगी। शिक्षण प्रविधि क्या होती है? शिक्षण प्रविधि जो होती है वो प्रत्येक विषय वस्तु की अपनी कुछ ना कुछ प्रविधियां होती हैं। जैसे साइंस में जितने इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं या ज्योग्राफी में जो जो यूज होते हैं, वो सब शिक्षण प्रविधियां कहलाती हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र क्या होता है? ये शिक्षण विधियों को एक्टिव बनाती हैं। शिक्षण विधियों को, जितने प्रकार की शिक्षण विधियां होंगी उतने ही प्रकार के शिक्षण सूत्र भी यूज किए जाते हैं और ढेर सारे प्रकार के शिक्षण सूत्र हैं। तो हम लोग अब जो बात करने वाले हैं वो शिक्षण विधियों पर बात करने वाले हैं। शिक्षण विधियां क्या होती हैं? तो शिक्षण विधियों में सबसे पुरानी जो विधि है और बहुत प्रचलित विधि है, आपके नेट, जेआरएफ या सीटेट, यूपी टेट के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी विधि है, उस विधि का नाम है आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। आगमन जो विधि होती है, आगमन विधि, और दूसरा होता है निगमन विधि। लगभग ध्यान में रखा जाता है, हम लोग इसमें कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। आगमन और निगमन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी आगमन को निगमन बना लेते हैं और कभी कभी निगमन को आगमन बना लेते हैं। अच्छा, दोनों को एक साथ पूछा जाए कि इसके प्रतिपादक कौन है, तो आप ध्यान रखिए इसमें अरस्तु बताएंगे। क्या बताएंगे? अरस्तु। पर आगमन जो विधि है, इस विधि को सबसे ज्यादा यूज किया बेकन ने यूज किया। तो इसके लिए ये मतलब बेकन के नाम से ही आगमन विधि फेमस है। और निगमन विधि का विकास भी अरस्तु ने किया और यूज भी अरस्तु ने किया। तो अगर आपसे बेकन ऑप्शन में रहेगा, आगमन विधि पूछा जाए तो बेकन को लगाइएगा, और अगर मान लो ना हो तो अरस्तु को भी लगा सकते हैं। ठीक है, और निगमन विधि में तो सदैव अरस्तु ही सही होगा। अब हम लोग बात करते हैं आगमन विधि पर। आगमन जो शिक्षण विधि है, ये सामान्यतया सरल विषय वस्तु के लिए होता है। कोई भी सरल विषय अगर आप पढ़ा रहे हैं, जैसे हिंदी हुआ, हिंदी में पर्यायवाची पढ़ा रहे हैं,
वो संधि विच्छेद पढ़ा रहे हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, सामान्यतया ये विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। आगमन आ जाता है, मतलब क्या होता है, आगमन ऑटोमेटिक आ जाता है। कोई भी क्रियाकलाप अगर आप पढ़ा रहे हैं तो स्वतः से निकल कर आ जाता है, वही आगमन कहलाता है। यानी और आगमन मतलब आगमन शिक्षण विधि में, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि शिक्षक आया और बोला राम मरणशील है, यानी राम मरणशील है, या बाद में बोला श्याम मरणशील है, श्याम मरणशील है, मोहन मरणशील है, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल दिया। तो इसमें आप पहले देते हैं क्या, उदाहरण, यानी पहले उदाहरण दिया जाए और उदाहरण के बाद कई उदाहरण जो होगा वो एक्टिव कर देगा छात्र को। ढेर सारा उदाहरण मिला, राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, मोहन मरणशील है, ऐसे ढेर सारे उदाहरण टीचर ने कक्षा में छात्रों को दी। तो छात्र क्या किया, छात्र घर पे गया अपने और घर पे ढेर सारे लोगों को पता किया कि ये व्यक्ति वो व्यक्ति या जितने भी प्रकार के व्यक्ति हैं वो सारे लोग अगर मरणशील हैं तो वो ढेर सारे ऑटोमेटिक, ये हमेशा ध्यान रखिए जो आगमन शिक्षण विधि है ये बाल केंद्रित है, यानी बालक को सेंटर में रखता है आगमन विधि। आगमन विधि में बालक जो होता है ये एक्टिव होता है, आगमन विधि में बालक एक्टिव होता है और जितना उदाहरण उसको कक्षा में दी जाती है वो सारे एग्जाम्पल घर पे अप्लाई करता है। और जैसे राम मरणशील है, श्याम मरणशील है, मोहन मरणशील है, अर्थात सभी मनुष्य आके कक्षा में बोलता है कि सभी मनुष्य, जितने भी मनुष्य हैं ये सभी मरणशील हैं, ये आगमन विधि के द्वारा। यानी पहले एग्जाम्पल देना और एग्जाम्पल दे के फिर सिद्धांत का प्रतिपादन करना जो होता है वही कौन सा विधि होता है, वही होती है आगमन विधि। आगमन विधि बाल केंद्रित अर्थात बालक को केंद्र में रखकर कार्य करता है। जो भी कार्य करता है इसमें बालक करता है, शिक्षक की बहुत कम यानी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। ठीक है, अब आगमन विधि के लिए हम लोग कुछ शिक्षण सूत्रों का यूज करते हैं। कभी कभी हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो शिक्षण सूत्र होता है आगमन विधि की, इसमें हम लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। ये होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और कभी कभी हम लोग इसको लिख देते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर। अच्छा, विशिष्ट से सामान्य की ओर अगर कोई बात की जाए कि जो विशिष्ट है, विशिष्ट मतलब प्रत्येक बालक एक दूसरे से विशिष्ट है। कोई व्यक्ति जैसे राम, श्याम, ये सब विशिष्ट हैं, अपने आप में अलग हैं एक दूसरे से। तो राम श्याम जब अलग हैं एक दूसरे से तो ये हुए विशिष्ट। और जब विशिष्ट यानी किसी एक व्यक्ति पर कोई चीज अप्लाई हो और बाद में उसका सामान्यीकरण कर दिया जाए अर्थात सभी लोगों पर अप्लाई किया जाए, तो वही जो विधि होती है वही कौन सी विधि होती है, आगमन विधि होती है। यानी शिक्षण की आगमन विधि जो होती है ये आसान विषय वस्तु यानी सरल विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए शिक्षक अपनी कक्षा में यूज कर लेता है आगमन विधि का। आगमन विधि मूलतः आप संधि विच्छेद पढ़ा रहे हो, हिंदी पढ़ा रहे हो या और भी कोई टॉपिक सरल विषय वस्तु की पढ़ा रहे हैं तो आगमन विधि। अच्छा, निम्न स्तरीय कक्षाओं के लिए आगमन विधि होती है, यानी आप इसको हाई लेवल पे भी यूज करते हैं, यूज तो किया ही जाता है। कोई भी आसान टॉपिक अगर पढ़ाना है तो उसमें सूत्र वगैरह बताने के लिए आप आगमन विधि का यूज करते हैं, पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्राइमरी सेक्शन के लिए, आप प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए आप आगमन विधि से पढ़ाएंगे। दूसरी जो शिक्षण विधि है यानी शिक्षण की विधियां चल रही हैं, तो शिक्षण विधियों में जो दूसरी विधि है वो कौन सी विधि है, निगमन विधि है। अच्छा, निगमन विधि, निगमन जो विधि है ये निकालना पड़ता है, यानी स्वयं से नहीं, इसको निकालना पड़ेगा, यानी इसमें शिक्षक की आवश्यकता होगी। ये मुख्यतः जो निगमन विधि है ये निगमन विधि जरूरी है, मतलब यूज की जाती है शिक्षक के द्वारा, यानी इसमें शिक्षक महत्वपूर्ण होता है। इसमें पहले सिद्धांत बताए जाते हैं, पहले इसमें सिद्धांत बताए जाएंगे या सूत्र बताए जाएंगे, और सिद्धांत और सूत्र बताए जाने के बाद आप क्या करते हैं, बाद में उदाहरण को हल करते हैं, बाद में उदाहरण को हल करते हैं। तो इसमें क्या होता है,
जैसे कक्षा में कोई आप कठिन विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, कठिन विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए आप लोग निगमन विधि का यूज करेंगे, और निगमन विधि में निकालना पड़ता है, ये मुख्यतः शिक्षक केंद्रित होती है। और इसके जो प्रतिपादक हैं ये अरस्तु हैं, अरस्तु इसके प्रतिपादक हैं। यानी अरस्तु ने आगमन विधि का विकास किया और यूज भी किया। और इसके लिए जो शिक्षण सूत्र यूज होती है, यानी शिक्षण की जो सूत्र यूज होगी निगमन विधि के लिए, तो वो होगी सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर इसमें शिक्षण सूत्र यूज की जाएगी। यानी पहले ये सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगी और बाद में ये व्यक्तिगत रूप में भी यूज की जाएगी। जैसे इसमें पहले हम लोगों ने उदाहरण के माध्यम से, पहले हम लोग क्या करते हैं, सिद्धांत बताते हैं, फिर सूत्रों का निर्माण करते हैं, बाद में एग्जाम्पल सॉल्व किया जाता है। तो यही होती है कौन सी विधि, शिक्षण की निगमन विधि। निगमन विधि में शिक्षक मुखिया होता है, शिक्षक हमेशा सहायता करता है छात्रों की। अगर छात्र मान लो कोई चीज़ नहीं समझ पा रहा है, एक बार सूत्र बताया गया कि मान लो आपको त्रिभुज बताया गया, त्रिभुज के विषय में पढ़ा दिया गया, तो त्रिभुज में जितने भी सूत्र आपको बताए गए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो ये अगर बताया गया है आपको पहले से ही, तो आप क्या करते हैं, इसी सूत्र पे रख के आप कोई भी त्रिकोणमिति की कोई भी लाइनों का ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है। तो ये कठिन विषय वस्तु, इसमें ध्यान रखना है गणित वगैरह के लिए। गणित जो होता है मुख्यतः कठिन विषय होती है, तो इसके लिए यूज होती है निगमन विधि। तो निगमन विधि जो होती है, निगमन विधि का उपयोग आप करते हैं किसके लिए, कठिन विषय वस्तु के लिए, शिक्षक केंद्रित होती है, अरस्तु ने विकास किया। इसमें पहले सिद्धांत होगा, फिर सूत्र होंगे और बाद में एग्जाम्पल दिया जाएगा। इसके लिए जो शिक्षण सूत्र यूज होता है वो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट। और आगमन के लिए कौन सा शिक्षण यूज हुआ था, शिक्षण सूत्र यूज हुआ था विशिष्ट से सामान्य। ये आगमन के जस्ट उल्टा है, आगमन विधि का जस्ट उल्टा है, वही निगमन विधि कहलाता है। और निगमन विधि में जो शिक्षक होता है वही मुखिया होता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं शिक्षण विधियों में ही सदृश मूलक विधि। सदृश मूलक विधि जो होती है, ये सदृश मूलक विधि क्या होती है, सदृश मूलक विधि में सामान्यतया चर्चा की जाती है दो विषय वस्तुओं से तुलना करके। जब कोई भी दो विषय वस्तु हो जाए, दो विषय वस्तुओं से तुलना करके जो निष्कर्ष ज्ञान प्राप्त होता है वही सदृश मूलक विधि कहलाती है। जैसे अगर बात किया जाए कि एकता में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है या बल होता है, एकता की शक्ति की बात अगर हम लोग करें तो एकता में शक्ति होती है। अगर इस बात को हम लोग डिफाइन करते हैं तो ध्यान रखते हैं, ये एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे सेना की टुकड़ी से कोई सैनिक बाहर निकला है तो सैनिक कमजोर हो जाता है। जैसे हीरा कोई है तो हीरा काफ़ी कठोर होता है, पर अगर वो टूट जाए तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो यही होती है सदृश मूलक विधि, यानी जिसमें किसी विषय वस्तु के माध्यम से तुलना करा के अगर कोई भी विषय वस्तु को एक्सप्लेन किया जाए तो वही सदृश मूलक विधि कहलाती है, जो कि नेट की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं शिक्षण कौशल की। अभी शिक्षण विधियां बहुत बाकी हैं, शिक्षण विधियों पर विशेष प्रकार की चर्चा की जाएगी। शिक्षण विधियां आपको बताई जाएंगी, अभी काफ़ी चर्चा होगी। तो थोड़ा सा शिक्षण कौशल की बात कर लेते हैं। शिक्षण कौशल जो होती है, ये कौशल बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी छात्र अध्यापक में कौशल विकास के लिए, यानी टीचिंग स्किल डेवलप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शिक्षण कौशल। यानी शिक्षण कौशल स्किल डेवलपमेंट होता है। शिक्षण कौशल जो होती है ये किसी भी बालक में क्या की जाती है, स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है। इसका जो विकास किया वो 1969 ईस्वी में एलन तथा रायबर्न, एलन एवं रायबर्न या तथा रायबर्न, ये दो लोगों ने मिलकर इसका विकास किया। ठीक है, रायबर्न, एलन तथा रायबर्न ने 1969 ईस्वी में शिक्षण कौशल का विकास किया। और शिक्षण कौशल जो होता है इसका यूज़ कब किया जाता है, शिक्षण कौशल का प्रयोग आप करते हैं
किस लिए? कि किसी बालक में किसी एक प्रकार की स्किल डेवलप करने के लिए। जो छात्राध्यापक है, छात्राध्यापक में कोई स्किल डेवलप करने के लिए, जैसे प्रस्तावना कौशल हुआ, व्याख्यान कौशल हुआ, या इससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि किन किन कौशलों के माध्यम से आप पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या श्यामपट्ट लेखन कौशल हुआ, प्रस्तावना कौशल हुई, या व्याख्यान कौशल हुआ, इनका विकास आप करते हैं शिक्षण कौशलों के माध्यम से। अच्छा, इसमें शिक्षण में प्रभावशाली शिक्षण को बनाने के लिए हम लोग इसमें ध्यान रखते हैं कि ज़रूरत जो होती है वो उद्दीपक की आवश्यकता होती है। यानी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ आवश्यक क्या होते हैं? तत्व होते हैं। प्रभावशाली शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है उद्दीपक। उद्दीपक जो है ये बहुत ही आवश्यक तत्व है, यानी आवश्यक क्या बल्कि अनिवार्य है। उद्दीपक नहीं होगा तो आप कोई भी टीचिंग चालू ही नहीं करेंगे। और उसके बाद अनुक्रिया होती है, अनुक्रिया यूज की जाती है। अनुक्रिया क्या होती है? जब आप उद्दीपक को देखते हैं तो आप कुछ कार्य करना चालू करते हैं, तो वही कहलाती है अनुक्रिया। यानी उसके तरफ डाइवर्ट करना या थोड़ा सा कार्य करना, स्टार्ट करना, वही होती है अनुक्रिया। ये दोनों क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं। अनिवार्य होते हैं किसके लिए? टीचिंग के लिए या लर्निंग के लिए, ये अनिवार्य होते हैं। और दूसरा, अगर इसके बीच मिल जाए अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा अगर मिल जाए तो अभिप्रेरणा क्या होता है? इसमें थोड़ा सा मदद करता है, थोड़ा जल्दी लर्न करा देगा, जल्दी सीखने की क्षमता आपको डेवलप कर देगी, तो ये होगा अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा के बाद होता है पुनर्बलन। पुनर्बलन जो होता है, पुनर्बलन, पुनर्बलन उद्दीपक, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन। उद्दीपक, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन का जो यूज होता है, पुनर्बलन क्या होता है? टीचिंग के मध्य में, शिक्षण के बीच में अगर किसी बालक को बताया जाए अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उसके सीखने की जो क्षमता होगी, यानी जो टीचिंग होगी, ये इफेक्टिव हो जाएगी। तो इन चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये अनिवार्य होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। आवश्यक चीज़ें अगर मिल जाएं तो भी ठीक, और ना मिले तो भी ठीक, पर मिलने से क्या होगा? इनकी इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो शिक्षण को हम लोग क्या, शिक्षण कौशलों को के माध्यम से प्रभावशाली बनाने की कोशिश करते हैं। यानी स्किल डेवलपमेंट जितना होगा, जैसे व्याख्यान कौशल में आप लेक्चर जितना बेहतर दे सकते हैं, जितना अच्छा समझा सकते हैं, तो उनका यूज आप करते हैं इसके लिए, शिक्षण कौशल के लिए। शिक्षण कौशल यूज होगा आपके एक एक स्किल को डेवलप करने के लिए। ये हो गया शिक्षण कौशल। और शिक्षण कौशल का प्रयोग क्या होता है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। और शिक्षण प्रभावशाली बनाने के लिए ये चार चीज़ों का होना जरूरी है। अगर ये चार चीज़ें हैं तो आपकी टीचिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी हो सकती है। उद्दीपक, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन। उद्दीपक और अनुक्रिया जो होते हैं ये अनिवार्य होते हैं। अगर उद्दीपक और अनुक्रिया किसी बालक को ना दिया जाए तो टीचिंग बेहतर नहीं हो सकती। पर अभिप्रेरणा और पुनर्बलन जो होते हैं ये आवश्यक होते हैं। अभिप्रेरणा और पुनर्बलन आवश्यक होते हैं। ये हो गया। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? सूक्ष्म शिक्षण की। इसके बाद यूज होता है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण जो होता है, ये सूक्ष्म शिक्षण भी आप यूज करते हैं शिक्षण कौशलों के विकास के लिए। यानी अगर आप शिक्षण कौशल कर रहे हैं, किसी भी बालक में स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो स्किल डेवलपमेंट करेंगे कैसे? तो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए आप यूज करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की। सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण क्या होती है? माइक्रो टीचिंग होती है। माइक्रो टीचिंग जो होती है, ये माइक्रो टीचिंग किसी एक स्किल को डेवलप करने के लिए की जाती है। यानी माइक्रो टीचिंग का प्रयोग किया जाता है किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए। छात्र में कोई भी जो छात्र में जो क्वालिटी विकास की जाती है, यानी एक कौशल का विकास किया जाता है, उस कौशल का विकास आप करते हैं शिक्षण का सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। और सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास हुआ,
ये 1961 ईस्वी में किया गया। सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास किया गया वो 1961 ईस्वी में एलन एवं बुश के द्वारा इसको विकास किया गया। बुशमैन इनका नाम है, बुशमैन। ये दो शिक्षा शास्त्री हैं। इन्होंने क्या किया, 1961 ईस्वी में सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया। और सूक्ष्म शिक्षण मुख्य रूप से क्या होती है, आपके स्किल को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा, इसके जो अभी टेट में पूछा गया था कि इसके कितने चरण होते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के कितने चरण होते हैं, तो इसमें होती है प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक। यानी प्लानिंग मतलब योजना, पहले आप योजना बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, टीचिंग मतलब शिक्षण करेंगे, शिक्षण कार्य करेंगे। और फिर प्रतिपुष्टि प्राप्त होगी। और प्रतिपुष्टि प्राप्त होने के बाद फिर पुनः योजना बनाएंगे, यानी पुनः आप फिर से योजना बनाएंगे। और पुनः योजना के बाद आप क्या करेंगे, पुनः शिक्षण करेंगे। और पुनः शिक्षण के बाद आप क्या करेंगे, पुनः शिक्षण करेंगे। और पुनः शिक्षण के बाद फिर से प्रतिपुष्टि, यानी पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त होगी। और पुनः प्रतिपुष्टि प्राप्त होने के बाद आप फिर से यही सर्किल आपकी चलती रहेगी, यानी रेगुलर रूप से टीचिंग का ये कार्य चलता रहेगा। प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक, योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। इसके माध्यम से आपके एक स्किल को डेवलप किया जाएगा, यानी धीरे धीरे छोटी छोटी मात्रा में आप पढ़ाना सीख लेते हैं। अच्छा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ये इसके चरण कितने होते हैं। अच्छा, कभी कभी इसे पिछली बार में ही यूपी टेट में ये पूछा गया। यूपी टेट में एक प्रश्न आया कि जो ये होती है सूक्ष्म शिक्षण होती है, ये कितने टाइम में होती है, यानी इसका जो समय निर्धारण है, इसमें समय लगता है टोटल 36 मिनट। 36 मिनट की टीचिंग होती है। यानी इन इतने स्टेप को करने के लिए 6 स्टेप, योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि, इन पूरे कार्यों में आपके लगते हैं लगभग 36 मिनट, यानी 36 मिनट के ये पूरे कार्यक्रम होते हैं। इसके टोटल 6 सोपान होते हैं। पर थोड़ा कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो कुछ शिक्षा शास्त्री हैं, इस यानी पहली वाली योजना को मानते हैं कि बालक अपने घर से करके लाता है, तो इसको इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो 5 स्टेप भी हो सकते हैं, यानी ज़्यादातर आपके 6 स्टेप, 6 चरण इसके ज़्यादा सही होंगे। 6 चरण होते हैं, पर कहीं कहीं किसी किताबों में 5 चरण भी देखने को मिलता है। यानी 5 चरण या 6 चरण, जैसा ऑप्शन रहेगा आप उसको उस आधार पर कार्य करते चले जाएंगे। अच्छा, अभी हम लोग ढेर सारी शिक्षण विधियों में सिर्फ 2 या 3 प्रकार की शिक्षण विधियों पर चर्चा हम लोगों ने की है। बाकी के शिक्षण विधि अभी बहुत बाकी हैं, तो उन पे अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये सूक्ष्म शिक्षण समझ में आ गया होगा, तो अगली जो वीडियो होगी वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षण विधियों की ही वीडियो होगी। इसमें व्यूहरचना को हम लोगों ने सेंटर में रख के पढ़ा है। व्यूहरचना में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि शिक्षण विधियां भी होती हैं, शिक्षण युक्तियां भी होती हैं, शिक्षण प्रविधियां भी होती हैं, शिक्षण सूत्र होते हैं। और शिक्षण सूत्र के बाद आपने शिक्षण कौशल को देखा, और शिक्षण कौशल के बाद सूक्ष्म शिक्षण को देखा। ये इतने टॉपिक आपको आज पढ़ाए गए हैं, तो इनका आप कई बार इस वीडियो को देख के अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि शिक्षण विधियां पूरी एक साथ एक ही वीडियो में, यानी आगमन निगमन विधि भी उसमें पढ़ाई जाएगी। आगमन निगमन विधि या संश्लेषण विश्लेषण विधि, जितने भी प्रकार की शिक्षण विधियां हैं, ये दूसरे वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।